प्रिय विद्यार्थियों, हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और प्रतिचक्रवातों की बात की। आज हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करेंगे। ये चक्रवात वर्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इतने विनाशकारी होते हैं कि जहाँ ये चक्रवात आते हैं उन क्षेत्रों में ये भारी तबाही मचाते हैं। क्योंकि इन चक्रवातों के नाम से ही अपने को पता चल रहा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और तटीय क्षेत्र पर प्रवेश करते हैं या उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर ये जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो तटीय क्षेत्रों पर भी कुछ प्रभाव ये चक्रवात दिखाते हैं और इनका असर हमें देखने को मिलता है। तो चक्रवातों की उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की हम बात करते हैं। तो चूंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण इन चक्रवातों को हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम देते हैं, क्योंकि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण है कि हम देखते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा यहाँ पर सबसे न्यून वायुदाब देखने को मिलता है या पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं, इसकी जब हम बात करते हैं तो चूंकि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस जो बल होता है वो काम नहीं करता है, क्योंकि वर्ताकार वायुदाब कम होते हुए भी इन क्षेत्रों में चक्रवात नहीं आते, पवनें वर्ताकार रूप में नहीं चलती हैं और चक्रवात इन क्षेत्रों में नहीं बनते हैं, क्योंकि दोनों गोलार्ध में भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में व्यापारिक हवाएं आकर मिलती है। दोनों गोलार्ध 5 डिग्री और 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं यहां मिलती है और जहां पर या जिस तल पर ये व्यापारिक हवाएं या पवनें मिलती हैं, जिस तल के सहारे मिलती हैं, उसको अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण तल का नाम दिया जाता है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण तल, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की भांति इनमें भी तरंगें उत्पन्न होती हैं और ग्रीष्मकाल के उत्तरार्ध में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है या अभिसरण तल होता है वो उत्तर की ओर विस्तारित हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं वायुदाब पेटियों की हमने बात की, तो वायुदाब की जो पेटियां पाई जाती हैं उनमें सूरज की उत्तरायण स्थिति और दक्षिणायन स्थिति के कारण ये वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खिसकती हैं। तो ग्रीष्मकाल में सूरज की स्थिति उत्तरायण होती है, फलस्वरूप ये वायुदाब की पेटियां ऊपर की ओर खिसक जाती हैं। तो जैसे ही ग्रीष्मकाल में ये पेटियां ऊपर की ओर खिसकती हैं तो अभिसरण जो तल होता है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो तल होता है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो यहां पर क्योंकि काफी दूर भूमध्य रेखा से काफी दूर ये खिसक जाता है, तो इस अभिसरण तल के किसी भाग में जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी वायु जहां पर अभिसरण 2 हवाएं मिलती हैं, व्यापारिक हवाएं, तो ये ऊपर की ओर उठती है, गर्म होती हैं, बड़े पैमाने पर ऊपर उठती हैं। तो कोरियोलिस बल के कारण
कोरियोलिसिस जो बल होता है उसके कारण से चारों ओर से हवाएं केंद्र की ओर आने लगती हैं, क्योंकि केंद्र में कम दाब होता है और जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं वायु दाब बढ़ता जाता है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं आती हैं, तो तीव्र गति से सभी दिशाओं से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है और वो केंद्र पर आने का प्रयास करती है। तो यहाँ न्यून वायु दाब होता है जिसको हम चक्रवात की आंख का नाम देते हैं। जब हम इन चक्रवातों की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण से ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से समुद्र में उत्पन्न होते हैं, समुद्र तल पर उत्पन्न होते हैं, तो इसके लिए विस्तृत समुद्र क्षेत्र होना चाहिए, यानी विस्तृत समुद्र तल होना चाहिए। और ऐसे क्षेत्रों में जहां तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मिलता है, कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति बहुत जरूरी है। कोरियोलिसिस बल के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति मंद होनी चाहिए, जो ऊपर उठती हैं या नीचे बैठती हैं, अपसरण करती हैं, उनमें गति मंद होनी चाहिए, निम्न दाब का केंद्र होना चाहिए और समुद्र तल तंत्र का ऊपर अपसरण होना चाहिए, यानी ऊपर उठना चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये उपरोक्त जो परिस्थितियां होती हैं, ये परिस्थितियां भूमध्य रेखा के आसपास के दोनों जो गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उन क्षेत्रों में ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और इसी कारण से इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। आकार और विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की हमने बात की, काफी विस्तृत क्षेत्रों में उनका आकार होता है। जब हम इनके आकार की बात करते हैं तो लगभग 150 से 750 किलोमीटर, 150 से 750 किलोमीटर के व्यास के ये चक्रवात होते हैं। छोटे चक्रवात होते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी ये काफी विनाशकारी होते हैं। समभार जो रेखाएं होती हैं, समदाब जो रेखाएं होती हैं, वो वर्ताकार होती हैं और भीतर और बाहर का जो वायुदाब का अंतर होता है वो लगभग 50 से 60 मिलीबार तक पहुंच जाता है। तो चूंकि दाब प्रवणता अधिक होने के कारण तीव्र गति से हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी, प्रति घंटे की रफ्तार से भी इन चक्रवातों में हवा चलती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि 40 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी इन चक्रवातों में हवाएं चलती हैं। तो काफी तीव्र गति इन चक्रवातों में हवाओं की देखी जाती है। जब हम मौसम की बात करते हैं तो चूंकि ये तटीय क्षेत्रों के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं, तो जब हम मौसम की बात करते हैं तो चक्रवात आने से पहले क्षेत्रों के जो मौसम होता है उसमें वायु शांत हो जाती है और पक्षाघ स्तरीय बादलों का निर्माण होता है। साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर आभा मंडल का भी निर्माण होता है और जैसे ही चक्रवात का अग्रभाग पहुंचता है क्षेत्र में तो वहां वायु दाब कम होने लगता है और उस क्षेत्र में बारिश होने लगती है, क्योंकि तीव्र बारिश होती है और चक्रवात की आंख के पहुंचने पर क्षेत्र में वहां पर वायु दाब या वायु शांत हो जाती है, वर्षा बंद हो जाती है और आकाश एकदम साफ हो जाता है। लेकिन जब समुद्र तल के ऊपर चक्रवात की आंख पहुंचती है, यानी न्यून
वायुदाब का केंद्र स्थित होता है तो वहां पर पुनः कपास स्त्री जब चक्रवात की आंख या न्यून वायुदाब का केंद्र समुद्र तल के ऊपर होता है तो उसके प्रभाव से, निम्न वायुदाब के प्रभाव से समुद्र में काफी ऊंची लहरें उठती हैं, तो तूफान का रूप भी वो लेती है। जैसे ही चक्रवाती क्षेत्र में आंख न्यून वायुदाब का केंद्र गुजर जाता है तो गुजरने के बाद में वहां पर उस क्षेत्र में पुनः कपासी स्तर जो बादल होते हैं वो छा जाते हैं। तो इस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इनकी उत्पत्ति होती है। जब हम इनके मार्ग और उत्पत्ति की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कैरिबियन जो सागर है यहां इनकी उत्पत्ति होती है। पहला क्षेत्र है कैरिबियन सागर, और इसको हम इन चक्रवातों को हरिकेन का नाम देते हैं, और जून से अक्टूबर तक इस क्षेत्र में ये हरिकेन आते हैं। ये मुख्य रूप से फ्लोरिडा और यूएसए का जो भाग है, पश्चिमी द्वीप समूह है, उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन यूएसए और मैक्सिको का जो क्षेत्र है उसमें इन चक्रवातों को टार्नेडो का नाम भी दिया गया है। चीन सागर की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं इनको हम टाइफून का नाम देते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और मुख्य रूप से फिलीपाइंस, चीन और जापान का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को ये मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। हिंद महासागर में चक्रवातों की अगर बात करते हैं तो हिंद महासागर में भी चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। सामान्य रूप से हिंद महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको सामान्य चक्रवात का ही नाम दिया गया है। मुख्य रूप से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को ये प्रभावित करते हैं, साथ ही बांग्लादेश, म्यांमार और मालागासी का जो क्षेत्र है उनको ये प्रभावित करते हैं। साथ ही उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वहां पर भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिसको वाइली विलीज का नाम दिया जाता है। ये जो क्षेत्र है वाइली विलीज का नाम इन चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और मुख्य रूप से ये जहां से गुजरते हैं उन क्षेत्रों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और जहां जहां ये चक्रवात आगे बढ़ते हैं अपने रास्ते में आने वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में बारिश संपन्न करते हैं, तूफानी बारिश करते हैं, क्योंकि इनकी गति महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा इनकी चक्रवातों की गति होती है। तो तटीय क्षेत्रों में ये काफ़ी मात्रा में नुकसान करते हैं, जान माल की नुकसान इन चक्रवातों के माध्यम से होते हैं। तो हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और प्रति चक्रवातों की बाद में आज हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात की। ये तीनों चक्रवात महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी क्षेत्र में मौसम की जो दशाएं होती हैं, जलवायु की जो दशाएं होती हैं, उनको ये चक्रवात प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। वर्षा की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं, वनस्पति का जो प्रारूप है उसको भी ये प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।